तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो में आपने देखा किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ पैटर्न रहा है। अब इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग एरियाज में, यानी कि अलग अलग रीजन्स में भी ग्रोथ का जो पैटर्न है वो अलग अलग रहा है। तो टॉपिक का नाम जो हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया, इंटर स्टेट ग्रोथ वेरिएशन। यानी किस तरीके से इंडिया का एक क्षेत्र ग्रोथ में ज़्यादा आगे निकल गया और दूसरा जो एरिया है वो ग्रोथ पैटर्न में पीछे रह गया। उसके क्या कारण है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूँगा कि जब हम ग्रोथ पैटर्न की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेवल कितना है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल कितना है, इनकम का लेवल कितना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हुआ है, एजुकेशन, हेल्थ केयर। इन तमाम बेसिस पर हम कह सकते हैं कि एक एरिया दूसरे एरिया से ज़्यादा डेवलप्ड है और एक एरिया दूसरे एरिया से कम डेवलप्ड है। तो सबसे पहले हम बात करें इंटर स्टेट ग्रोथ वेरिएशन की। तो पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम गोवा में है और गोवा इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम बनाने वाला राज्य है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम 5,17,239 रुपये है। जबकि बिहार जो है वो पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम मात्र 50,735 रुपये है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका ऐसे स्टेट है जहां पर हाई इनकम आउटपुट देखने को मिला है, यानी कि जीडीपी में ये राज्य जो हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जबकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार की, तो इनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लार्ज पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जीडीपी में इन राज्यों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। महाराष्ट्र स्टेट वाइज सबसे रिच स्टेट है, जहां पर कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 31.7 लाख करोड़ रुपए है। जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे कम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के मामले में सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं। बात करें बच्चों कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी की, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले राज्य हैं। जबकि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम ये सबसे कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाले राज्य हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 31.7 लाख करोड़ है, जबकि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 2,42,247 रुपये है। ये आंकड़े जो हैं वो 2021-22 के हैं, इसको आप याद रखिएगा। तमिलनाडु की जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, वो 24.85 लाख करोड़ है, जबकि पर कैपिटा इनकम 2,42,348 है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात करें तो 17.05 है, जबकि पर कैपिटा इनकम 70,635 रुपये है। कर्नाटका 22.42 करोड़ है, जबकि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 2,42,000 है। बिहार की जीडीपी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, जो कि 50,735 है। वहीं गोवा की जीडीपी सबसे ज़्यादा, जो कि 5,17,239 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हो कि पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार सबसे गरीब राज्य है, जबकि गोवा सबसे अमीर राज्य की कैटेगरी में आता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को आपको मिलेगी। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं। खास तौर पे यहाँ पे आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में ये राज्य बहुत आगे हैं। जबकि अगर हम बात करें स्टेट वाइज बिहार, झारखंड, आसाम की, तो ये ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड जैसे राज्य ग्रोथ के मामले में पिछड़ गए हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो जहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी होगी वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस मामले में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर बेटर कनेक्टिविटी है, रोड की, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पोर्ट है, पावर सप्लाई अच्छी है। जबकि बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, या आप कह सकते हो बिहार, आसाम, ये सारे के सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कनेक्टिविटी नहीं है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये राज्य जो हैं वो ग्रोथ के मामले में पिछड़ गए। यहाँ पे दोस्तों आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देख सकते हो। कर्नाटका का सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि 7.90 है,
इसके अलावा उत्तर प्रदेश का 5.70 है और बिहार का 0.750, यानी कि अगर हम स्टेट वाइज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो कर्नाटका सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला राज्य, जबकि बिहार जो है और मध्य प्रदेश सबसे पिछड़े हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले राज्य हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से। बात करें कि आखिरकार इसके कॉजेज क्या है, इसके वजह क्या है। आखिरकार एक राज्य जैसे बिहार, और हम बात करेंगे गुजरात की, तो बिहार और गुजरात में बिहार कैसे पिछड़ गया, गुजरात कैसे आगे निकल गया, या अगर हम बात करें और अमीर राज्य महाराष्ट्र की, तो देखिए किसी भी देश के ग्रोथ के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर क्या कनेक्टिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करें अगर हम पंजाब हरियाणा की, खासतौर पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का अमीर इलाका है, जबकि अगर आप बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो बहुत गरीब इलाका है। उत्तर प्रदेश में ही जो बुंदेलखंड का एरिया है वो गरीब इलाका है। इसकी वजह यह है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा मिला वो खास तौर पे पंजाब हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली। जबकि जो बिहार है, आप कह सकते हो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कोई बहुत बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन का हुआ नहीं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज है वो बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कई सारे ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी होते हैं, जैसे गुजरात है, गुजरात और तमिलनाडु ये जो हैं ये समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है, तो डेफिनेटली जो विदेशों से इंपोर्ट करना, विदेशों को एक्सपोर्ट करना, ऐसे देशों के लिए, ऐसे राज्यों के लिए बहुत ही आसान रहेगा। ऐसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली जो है या मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश है, ये लॉक्ड है एक तरीके से, इनके पास कोई समुद्री सीमा तो है नहीं, तो इनको अपना सामान बेचने के लिए पहले समुद्र तक ले जाना पड़ेगा, फिर जाके विदेशों में जाएगा। लेकिन कई ऐसे स्टेट हैं जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, केरला है, इन सबको बेनिफिट मिला है खासतौर पे आप कह सकते हो समुद्री सीमा का। लैंड लॉक जो कंट्री स्टेट है उनको कंपैरेटिवली कम बेनिफिट होता है इस बात का। इसके अलावा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल फैक्टर भी है। देखिए बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉलिटिकल विलिंगनेस कम रही है, पॉलिटिकल आप कह सकते हो स्ट्रांगनेस कम रही है। अब हम बिहार की बात करें तो बिहार ने जब डेवलपमेंट हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन आप कह सकते हो लैंड रिफॉर्म सबसे पहले बिहार से स्टार्ट हुआ। मतलब बिहार उन राज्यों में था जहां पे सबसे पहले ग्रीन लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। लेकिन इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही, कास्टिज्म इतना ज़्यादा रहा, ग्रोथ कर पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा, बहुत ही बुरा असर देखने को मिला। यानी कि बिहार झारखंड में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल विलिंगनेस की वजह से ग्रोथ नहीं हो पाया, जबकि गुजरात महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। बात करें स्टेट के अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के मामले में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जो आप कह सकते हो ये स्टेट है उनको ज़्यादा FDI आया है, जबकि बहुत सारे स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर FDI बहुत कम आता है क्योंकि यहाँ पे वैसे भी अनरेस्ट है। अब ऐसे इलाके में कोई विदेशी कंपनी स्टेब्लिशमेंट करना क्यों चाहेगा जहाँ पर अनरेस्ट हो। बंगाल में आप कह सकते हो टाटा का प्रोजेक्ट लगा, अब टाटा का प्रोजेक्ट को बंगाल से हटा दिया गया, चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन इसका नुकसान ये रहेगा कि कोई भी विदेशी भारत के बंगाल में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहे, उसको भी डर लगेगा कहीं पॉलिटिकल वजह से उसको भी कहीं हटा ना दिया जाए। तो ये सब वजह की वजह से कोई देश, कोई राज्य ज़्यादा डेवलप कर गया और कोई राज्य कम डेवलप कर पाया। इसके अलावा एजुकेशन और स्किल का भी वजह है। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो केरला में 96.2% एजुकेशन है, तमिलनाडु में 80% एजुकेशन का रेट है, जबकि बिहार और राजस्थान जैसे इलाके में एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना कि और राज्यों में हो पाया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी वजह है। बहुत सारे स्टेट ऐसे जैसे राजस्थान है, राजस्थान में एग्रीकल्चर होना मुश्किल है, मध्य प्रदेश में उतना एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। ऐसे राज्य जहां पर एग्रीकल्चर की अधिक संभावना है वो राज्य ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग वजह रही, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि बहुत सारे डेवलप देश, बहुत सारे डेवलप स्टेट डेवलप हो पाए और जो डेवलपमेंट में पिछड़ गए वो पिछड़ते चले गए। इसके लिए हालांकि गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इस वाली वीडियो में हम आपसे इनिशिएटिव की भी चर्चा करने वाले हैं। तो पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का। गवर्नमेंट ने कई सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं जहां पर
तमाम तरीके की फैसिलिटीज़, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ एक साथ दी जाती हैं। हालांकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी वो तमाम राज्य पिछड़ गए जो राज्य ऑलरेडी पिछड़े हुए थे, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा पिछड़े हुए राज्यों को नहीं हुआ। हालांकि जो डेवलप्ड राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन सब में बहुत अच्छी तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फायदा हुआ है। लेकिन बिहार, झारखंड ऐसे राज्य बार बार इस तरीके के बेनिफिट लेने में पिछड़ गए हैं। इसके अलावा बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड, ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, BRGF, आप नाम याद रखिएगा, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, जो कि 2006 में लॉन्च हुआ। बेसिकली ये ग्रांट फंड क्या करता है, ऐसे राज्यों जहां पर या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए ग्रांट प्रोवाइड कराता है ताकि वो बेसिक एमिनिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। इसके अलावा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये लॉन्च किया गया मनरेगा, और मनरेगा में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलने की गारंटी है, खासतौर पे ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए है। इसकी वजह से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाया, और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने में फ़ायदा मिला है, और इसका फ़ायदा एक तरीके से कह सकते हो राज्यों को मिला है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2015 में एक इनिशिएटिव लिया, स्मार्ट सिटी मिशन। बेसिकली इस मिशन का देश बहुत सारी सिटीज़ के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, रोड बनाना है, सड़कें बनानी है, और एक तरीके का ये अर्बन बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए डेवलप किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत भारत के अलग अलग राज्यों के कुछ जिले डिसाइड किए गए जो कि पिछड़ गए। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी कई सारे एक तरीके से कह सकते हो जिले हैं जो एस्पिरेशनल जिले हैं। तो वहाँ पर अगर कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी नियम बनता है, तो वहाँ पर एक तरीके से उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके लिए योजना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से योजना बनाई जाती है, मतलब पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए योजना अलग होती है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए योजना जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये सब इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए दोस्तों। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई है, और ये स्कीम बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट को एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलपमेंट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम लॉन्च की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको एक आप समराइज कर सकते हो कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है, 2006 में स्टार्ट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए, और इसके जो टारगेटेड राज्य हैं वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी मनरेगा है। हालांकि ये पूरे रूरल इंडिया के लिए लगाया गया है, लेकिन इसका विशेष बेनिफिट जो हुआ है वो यूपी और बिहार को हुआ है, और इसका उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, खासतौर पर रूरल एरिया में, और 2005 में ये स्कीम लॉन्च की गई। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च किया गया अर्बन डेवलपमेंट के लिए, और इसके अंदर भारत की बहुत सारी सिटीज़ आती हैं, यानी कि ऑल इंडिया लेवल का ये प्रोग्राम है। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें बिहार, झारखंड, आसाम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा ये टारगेटेड स्टेट है, और इसका जो फोकस है, जो बैकवर्ड जिले हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको डेवलप करना इनका टारगेट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2017 में स्टार्ट किया गया, और इसका उद्देश्य आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करना रहा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से रीजनल डिस्पैरिटीज है, और गवर्नमेंट के द्वारा उसको सॉल्व करने के कौन कौन से उपाय किए गए हैं। दोस्तों अगर आपको ये PDF नोट्स डाउनलोड करनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी ये PDF हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से भी ये PDF को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।